आप सब लोग क्लास जो ये सेशन चलता है ना, जब अपना हम लोग लेक्चर ले रहे होते हैं, तो आप सब लोगों को एक काम करना है, अपनी अटेंडेंस बहुत ज्यादा आपके लिए ये कंपलसरीली है, आप सब अपना चैट बॉक्स में अपना नाम मेंशन कर दीजिए, ताकि आप सबकी अटेंडेंस सिक्योर हो जाए। जो लेक्चर वाइज अटेंडेंस है वो सेव हो जाएगी उसमें, तो ये बहुत जरूरी है। और इसको आप प्राइमरी बेसिस पे जब भी आपका लेक्चर स्टार्ट हो, बीच में आप कभी भी अपने नाम उसमें चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। ओके क्लास, गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बात करी थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी क्यों जरूरी होता है, और उसके कुछ स्कोप जो डॉक्टर एसी सक्सेना के जो जिन्होंने 5 स्कोप्स दिए थे उनकी बात करी थी। 5 एज स्कोप थे, उनकी बात करी थी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी एलिमेंट्स की, बात करी थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। आज हम लोग बात करेंगे फंक्शंस की। जो जितने भी पैरामीटर्स या जितनी भी चीजें या जितनी भी थ्योरेटिकल चीजें हम लोग पढ़ते हैं, सबकी एक फंक्शनिंग, सबका एक काम करने का एक तरीका होता है। और क्योंकि हम लोग फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनके फंक्शंस बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाते हैं। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उनको किस तरीके से किया जाए ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस को दो चीजों में कैटेगराइज किया गया है। पहला उन्होंने बनाया है रूटीन फंक्शंस, सेकंड है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। रूटीन फंक्शंस में हम लोग, जैसे उसके नाम से पता चल रहा है, रूटीन वर्क। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और जब हम कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोगों ने हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम थी, उसने हमारी टीम ने हमको मच्छर मारने के लिए एक फास्ट कार्ड दिया है। ठीक है, नो डाउट हम सब लोग जानते हैं फास्ट कार्ड कैसे काम करता है। तो उस फास्ट कार्ड की हेल्प से क्या होता है कि एक पेपर साइज का होता है, और हम उसको विद इन 3 मिनट्स वो जल जाता है पूरा, और बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट है। उन्होंने बोला कि कंपनी ने बोला भाई ये बहुत अच्छी चीज आ गई है फास्ट कार्ड, और ये प्रोजेक्ट हमें बनाना है और इसका प्रोडक्शन करना है। तो जब हम नए प्रोजेक्ट के लिए डिसीजन लेंगे, तब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हमने उसको लॉन्च कर दिया, यानी उसके लिए रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन मतलब जो भी उसका तरीका है, इम्पोजिंग हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, फिर उसकी चैनल के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो ये जितने भी फंक्शंस हो गए, ये हमारे रूटीन फंक्शंस हो गए। इसमें अलग अलग फंक्शंस में बिल जनरेट हो रहा है, उनका पेमेंट हो रहा है, रॉ मटेरियल परचेज किया जा रहा है, तो परचेज किया जा रहा है तो हमें कुछ कैश पेमेंट, कुछ क्रेडिट पेमेंट्स कर रहे हैं। यानी ये सारे फंक्शंस हमारे रूटीन फंक्शंस हो रहे हैं। एक बार जब कोई चीज स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद जो भी उसके पूरा प्रोसेस होता है वो रूटीन में होता है, और हमें उसके लिए अलग अलग तरीकों से, जहां से कैश की जरूरत पड़ रही हो, जहां हमें वो कैश लगाना पड़ रहा है, वो सारे हमारे रूटीन फंक्शंस के पार्ट हैं। और एग्जीक्यूटिव जब हम उसको स्टार्ट करेंगे, प्लान करेंगे, उसके लिए कोई मेजर एक्शंस लेंगे, मेजर डिसीजंस लेंगे, तब हम उसकी बात करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूटीन फंक्शंस से, और हम लोग बात करेंगे कि रूटीन फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस इंक्लूड किए जाते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है, अ कंपनी नीड्स टू परफॉर्म सम रेगुलर एक्टिविटीज टू कंप्लीट इट्स मैनेजरियल एक्टिविटीज। ऑब्वियसली हमारे जो मैनेजरियल एक्टिविटीज होती हैं, यानी जो मिडिल लेवल का मैनेजमेंट होता है, हमारे अपने लेवल्स पढ़े होंगे स्टार्टिंग में। 3 लेवल्स होते हैं, पहला होता है टॉप, दूसरा होता है मिडल, और नीचे वाला होता है लोअर। तो लोअर जो फंक्शंस होते हैं, वहां लोअर एक्टिविटीज में क्या होते हैं, जब आपका प्रोडक्शन हो रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, वो सुपरविजन हो रहा हो। जब हम लोग मिडिल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उसमें मैनेजरियल फंक्शन ज्यादा होते हैं। जैसे हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड के हेड हो गए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड हो गए, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अलग हेड हो गए। तो ये जितने भी डेजिग्नेशन है, ये आती है मैनेजरियल फंक्शंस में। यानी इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो लोअर लेवल की छोटी छोटी एक्टिविटीज है, जब वो कंप्लीट होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं एक प्रॉपर मैनेजरियल एक्टिविटी कंप्लीट हुई है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे फाइनेंस की बात ज्यादा कर रहे हैं, तो ये उन्हीं की बात कर रहे हैं, उन्हीं एक्टिविटीज की को फोकस करने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंस इन्वॉल्व हो।
दीज आर कॉल्ड इंसिडेंटल और रूटीन फंक्शंस। दो चीज होती है ना, एक एक्सीडेंटल जो अचानक हो जाता है, हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, और इंसिडेंटल वो इंसिडेंट अपने तय समय पे, तय वक्त पे, तय टाइम पे होना ही है, प्रोसेस में है वो। Routine finance functions are those financial functions which generally do not require managerial involvement to carry out. होता क्या है कि बार बार, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि एक बार जब आपका टाइम टेबल सेट होता है तो अप्रूवल होता है उसके लिए। जब आपका टाइम टेबल सेट हो जाता है तो उसके बाद जब आपके लेक्चर्स हो रहे होते हैं तो हर टीचर को बार बार या हर स्टूडेंट को बार बार अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है अपनी सीनियर अथॉरिटी से कि हम लेक्चर ले सकते हैं या नहीं, हम या स्टूडेंट्स को बार बार अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है कि हम क्लास अटेंड कर सकते हैं कि नहीं। ये हमारे रूटीन फंक्शंस का पार्ट हो गया। एक बार जब टाइम टेबल बनता है, यानी टाइम टेबल एक मैनेजरियल एक्टिविटी हो गई, और फिर जब टाइम टेबल रनिंग में आ जाता है, जब क्लासेस लगने लगती हैं, तो वो नॉर्मल एक्टिविटी हो गई जिस कैरी आउट करेंगे विद इन द सेशन। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से रूटीन फंक्शंस होते हैं। ये कुछ मेजर रूटीन फंक्शंस है एक ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा भी बहुत सारे और फंक्शंस होते हैं रूटीन, यानी बेसिकली ये एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक पार्ट है, उसके इसके सब पार्ट्स होते हैं, हर किसी के सब पार्ट्स होते हैं जो इसके इसी में इंक्लूडेड होते हैं। तो पहला हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट है सुपरविजन ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बेसिक काम होता है कि जैसे आप देखते हैं ना, आप रेस्टोरेंट में जाओ, आप किसी जगह खाने जाओ, या आप कहीं और कुछ परचेज करने जाओ, तो आपने वहां पर देखा होगा कि वहां पे एक कैशियर वाली जगह होती है, और वो क्या, उसका सिंपल सा काम होता है, भाई ये बिल जनरेट किया है, इतना पेमेंट करना है, आप पेमेंट कर दो, जो बचा ये आप ले लो, ठीक है। बैंक्स में हम जाते हैं तो बैंक्स में भी यही होता है, एक कैशियर होता है जिसपे आप जहाँ आप जाके अपना कैश जमा कर सकते हो और वहां से अपना कैश आप विड्रॉ कर सकते हो। तो इसका सुपरविजन कैश रिसिप्ट्स, यानी यहाँ सिर्फ कैश की बात हो रही है, कैश की रिसीप्ट और पेमेंट्स, इसका सुपरविजन करना। अच्छा, ये बहुत जरूरी इसलिए होता है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आती है। जब आप कैश रिसीव कर रहे होते हो, आपने ठीक से गिना नहीं, आपने नोट नहीं चेक किए हैं, या जब आप उसको पेमेंट कर रहे हो तो आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया, तो कुछ भी अगर कम ज्यादा हो जाता है तो जो ऑफिसर वहां पे बैठा हुआ है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बैंक्स में भी होता है, हम लोग देखते हैं ना बैंक्स में वर्किंग आवर्स कस्टमर्स के लिए 3 बजे तक है, 3 बजे के बाद, हालांकि बैंक तो और 5 बजे तक का उनका वर्किंग आवर है, लेकिन कस्टमर डीलिंग वो बंद कर देते हैं। इसीलिए कस्टमर डीलिंग बंद कर देते हैं वो, क्योंकि वो देखते हैं कि मॉर्निंग में हमारा कैश की इन्वेंट्री हमारे पास कितनी थी, हमारे पास कितना कैश था हमारे पास में, और जब शाम को कैश हम लोगों ने बंद किया, जब हमने कस्टमर डीलिंग बंद की है, तो हमारे पास कितना कैश बचा है, वो डिफरेंस में नहीं आना चाहिए। यानी जितना डेबिट साइड होना चाहिए उतना ही क्रेडिट साइड होना चाहिए, तभी वो बैलेंस मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी होता है। फिर सेकंड आता है हम लोगों के लिए सेफ गार्डिंग ऑफ कैश बैलेंस। जैसे हम लोगों ने ऊपर बात करी ना, रिसिप्ट्स आ रहे हैं, पेमेंट्स हो रहे हैं, तो हमें इनमें बैलेंस जरूर, मतलब हमें लास्ट में ये मैच करना बहुत जरूरी है कि हमारा जो कैश बैलेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। और अगर इसमें कुछ भी डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस कहीं भी किसी भी एंगल से मैच नहीं हो रहा है कि ये अमाउंट किस वजह से नहीं मैच कर रहा है, हमें कोई और रीजंस नहीं मिल पा रहे हैं उसको फिगर आउट करने के लिए, तो क्या होता है, या तो पूरे के पूरे जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां उस डिपार्टमेंट की बात हो रही होती है, उस डिपार्टमेंट में सब लोगों के ऊपर आती है वो बात, अकाउंटेबिलिटी आती है, जिम्मेदारी आती है, सभी को पेमेंट करने होते हैं। या फिर ऐसा देखा जाता है कि जो कैशियर ऑफिसर है, जो उस जगह पे बैठा हुआ है, जो बेसिकली कैश का काम कर रहा है, उसके ऊपर आती है, उसे अपनी सैलरी से देना पड़ता है। तो ऑब्वियसली ये कैश बैलेंसेस को मेंटेन करना और कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट्स ये देखना, ध्यान में रखना रूटीन वर्क में आता है और बहुत जरूरी भी होता है। फिर थर्ड आता है सेफ गार्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज और इंश्योरेंस पॉलिसीज एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सिक्योरिटीज की। सिक्योरिटीज में शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और जितनी भी इस तरह की चीजें हैं वो सारी की सारी हमारी सिक्योरिटीज का पार्ट है। अब सिक्योरिटीज को ध्यान में रखना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से हमारी कंपनी को
जो कहा जाए फंड्स का एलोकेशन एक्वायर करते हैं उन फंड्स को। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि भाई करंट सिचुएशन में बाकी सारे जितने भी बिजनेसेस हैं वो उतनी बेटर तरीके नहीं चल रहे हैं, लेकिन जो मेडिसिनल कंपनीज हैं, जो ड्रग्स बनाने वाली कंपनीज हैं, या जो रॉ मटेरियल देती हैं यानी केमिकल फैक्ट्रीज है, केमिकल बनाने वाली कंपनीज हैं, या अभी हम करंट टाइम में ऑक्सीजन की सप्लाई वाला देख रहे हैं, तो ये वो इंडस्ट्रीज हैं। अगर इनके शेयर्स हम खरीदते हैं तो अभी वो पीक पे चल रहे हैं, हम खरीदेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो हमको ज्यादा बेनिफिट्स आएंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी चीजें अभी बूम पे जा रही, कौन कौन सी सिक्योरिटीज हमें ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं। हमें उनमें बार बार क्या करना होता है, इसको डेली देखना होता है, और डेली इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें चेंजेस, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है और ये रूटीन एक्टिविटी में आता है, क्योंकि इसमें डेली अप डाउन होते हैं। और जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं ना कि पहले क्या होता था, पहले सिक्योरिटीज किस तरीके से करा जाता था। पहले आप स्टॉक एक्सचेंज में जाते थे, आपका रजिस्ट्रेशन होता था, सब चीजें होती थी, आप वहां से शेयर खरीदते। जब आप शेयर खरीद के आते थे तब तक क्या होता था, जब तक आपको हार्ड कॉपी में मिलता था तब तक आपने देखा अरे शेयर्स के तो डाउन हो गए। ठीक है, तो हम बहुत स्लो थे उस मामले में। अब जब से डीमैट अकाउंट बन गए हैं, जो बेसिकली शेयर्स के ट्रेडिंग के लिए ही खोले जाते हैं, इनको बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट्स। तो ये जो डीमैट अकाउंट्स होते हैं, ये क्या बहुत फास्ट काम करते हैं। यानी आपने मॉर्निंग में देखा तो वो अप जा रहा था, दोपहर में देखा तो वो नीचे चला गया, आपने तुरंत उसको बेचना शुरू कर दिया। भाई आपने देखा कि अब ये नीचे जा रहा है और नीचे जाएगा ही जाएगा, तो आप तुरंत बेच दो उसको। तो अब क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी मिलती है हमें इन सब चीजों की। हार्ड कॉपी के लिए हमें वेट नहीं करना पड़ता कि जब हमारे पास हार्ड कॉपी आएगी तब हम सेल आउट करेंगे। तो बहुत ज्यादा क्रूशियल चीजें हैं ये सब, और डेली रूटीन में आती हैं ये भी। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज की, या और भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स की भी बात करते हैं हम लोग। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, थोड़े थोड़े दिन बाद चीजें बहुत जल्दी से अपडेट हो रही हैं। तो उन अपडेट्स की वजह से हमारे जो इंश्योरेंसेस हैं, चाहे वो हमारी एसेट्स के लिए हो, चाहे वो हमारी एम्प्लॉयज के लिए हो, उन सब में हमें जो भी लॉ चेंज हो रहा है, जो भी अपडेट्स हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तुरंत एक्शंस लेने पड़ते हैं। क्योंकि हमारा कैश काफी अमाउंट में इसमें भी इन्वॉल्व रहता है, तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि हमारी एसेट्स सेफर साइड रहे। फिर हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट हमें बताता है केयरिंग मैकेनिकल डिटेल्स ऑफ फाइनेंसिंग। मैकेनिकल डिटेल्स का मतलब, जहां तक मैकेनिकल वर्ड्स बना है मशीन से, तो हम लोग यहाँ पे, या मैकेनिज्म से, जिससे हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग के मैकेनिज्म से। ठीक है, तो बात यहाँ पे करी जा रही है कि जो आपका एसेट साइड है, जो आपका, या बैलेंस शीट जो हमारी है, वो किससे बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और उसके बाद जर्नल एंट्रीज से। तो आपने देखा होगा कि कई सारी कंपनीज क्या करती हैं, अपने खुद के सॉफ्टवेयर्स यूज करती हैं, बहुत सारी टैली पे, ईआरपी पे काम करती हैं, और भी सैप, बहुत और भी एडवांस एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पे कंपनी काम करती है। लेकिन कई सारी कंपनियां अपने खुद के भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है ताकि उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहे और उनकी एक भी लूप होल बाहर तक ना जा पाए। तो ये जो मैकेनिज्म है ना फाइनेंसिंग के, इनको भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप कैसे काम कर रहे हो। वो जो टेक्निकलिटीज हैं, वो टेक्निकलिटीज के अकॉर्डिंग आपने लोगों को ट्रेन किया है या नहीं किया है, कि आपने बस लोगों को बोल दिया है ये करना है और लोग वो अपना स्टार्ट कर दिया है करना, उनको आता नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी अगर हमें टेक्निकल चीजें नहीं पता होंगी। तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और क्योंकि डेली प्रोसेस की चीजें हैं, सॉफ्टवेयर पे डेली काम होता है, तो आपको ये आना ही चाहिए, इसकी टेक्निकलिटीज। तो ये बहुत जरूरी है आपके रूटीन फंक्शन में, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंदर भी इंक्लूड करी जाती हैं। जैसे हम लोग कोई भी एक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लेते हैं, हम लोग टैली पे काम करते हैं, टैली ERP 9 पे। होता क्या है, जब भी हम इस पे काम करते हैं, हमने जर्नल एंट्री करी। आई थिंक कि सबने अकाउंट्स का बेसिक पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग किसी भी अकाउंट को, कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश किस चीज से आ रहा है, सेलिंग से आ रहा है या हम और भी किसी भी चीज से,
तो यहाँ हम कुछ भी और बेच रहे हैं, तो दो अकाउंट हमारे, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो ये जो मैकेनिज्म है ना, एक डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, अगर आपने सही अकाउंट को डेबिट नहीं किया या सही अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, आगे जाके आपकी बैलेंस शीट ही गलत हो जाएगी भाई। जिसमें आपको डेबिट करना था उसमें आपने क्रेडिट कर दिया, तो आपका क्रेडिट का बैलेंस ऊपर चला गया और डेबिट का बैलेंस नीचे चला गया, तो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो ये जो मैकेनिकल चीजें हैं, ये जो मैकेनिक्स हैं इन सबकी, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग। जैसा हम सब जानते हैं कि जो भी चीजें हो रही हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, अगर आपने इनके रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किए, जैसे इसका एग्जांपल हम लोग ये ले सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं ना अभी बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन हुआ है, मर्ज हो गए हैं बैंक्स। सिंडिकेट बैंक केनरा बैंक में चला गया है, और पंजाब नेशनल बैंक भी बड़ा हो गया, उसके अंदर दो बैंक्स आ गई हैं, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो अब हुआ क्या कि इन दोनों बैंक के जो कस्टमर्स थे वो पीएनबी में चले गए। तो अगर पीएनबी अलग से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगी कि कौन से कस्टमर ट्रांसफर हुए हैं, क्योंकि हमें हमारे कस्टमर्स की तो डिटेल हमारे पास पूरी है, लेकिन जो दूसरी जो बैंक्स हैं उनके जो कस्टमर आए हैं, उनके ऊपर लोन है या उनका एनपीए है या सेविंग्स अकाउंट है, जो भी चीजें हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ रहा है, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, वो रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। और फाइनेंस फंक्शन, बैंक तो वैसे भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही बोला जाता है पूरी तरीके से, उसका सारा काम ही मनी रिलेटेड है। फिर हम लोग आते हैं लास्ट, क्रेडिट मैनेजमेंट। ये भी जरूरी है क्या? आप लोग हर थोड़े दिन में देखते होंगे ना न्यूज़पेपर में, हम लोग पढ़ते हैं कि किसी बैंक ने अपने लोन के जो इंटरेस्ट हैं वो घटा दिए। जब बैंक देखता है ना कि यार हमारे पास तो पैसा ही नहीं आ रहा है, लोग हमारे हमसे लोन ले ही नहीं रहे हैं, तो वो क्या करता है कि भाई ऐसा करो, थोड़ा सा इंटरेस्ट घटा दो। अच्छा, होता क्या है, आरबीआई ये करता है, आरबीआई एक स्लैब देता है, जैसे 3 से 8% दे दिया उसने। ठीक है, उनने बोला, आरबीआई ने कहा कि भाई सारे बैंक 3 to 8% के बीच में ही इंटरेस्ट का रेट रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, इससे कम नहीं लेंगे। ठीक, अब 3 to 8% के स्लैब में हम कहीं पर भी स्विच कर सकते हैं, और ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि प्राइवेट बैंक्स ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, और जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो कम लेती हैं। तो ये एक अच्छे क्रेडिट, ये एक एग्जांपल है कि आप क्रेडिट को अपना कैसे मैनेज करिए, बेटर से बेटर तरीके मैनेज करना आना चाहिए, और ये सारा रूटीन वर्क का पार्ट है। तो ये सारे जितने भी हम लोगों ने 6 पॉइंट्स पढ़े, ये सारे हमारे रूटीन फंक्शंस थे। और अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की, जो मेजर फंक्शंस है, और ये अपने आप में एक तरीके से, जैसे हम लोग एग्जाम्पल थ्योरीज हैं इनकी, अपने आप में क्या कहा जाए, ये अपने आप में अलग सब्जेक्ट है पूरी तरीके से। अगर हम लोग इस अलग अलग चीजों पे बात करें तो इन सब में अलग अलग पैरामीटर्स हैं, अलग अलग फंक्शनिंग है इनकी। अगर सिर्फ हम लोग जैसे कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो इसकी फंक्शनिंग अलग है, कैपिटल अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसके फंक्शंस अलग हैं, मतलब ये सब अपने आप में एक ब्रॉडर टर्म में इनकी बात करी जाती है, क्योंकि इंडिविजुअली भी बहुत ज्यादा फोकस मांगते हैं ये सारे के सारे फंक्शंस। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये टोटल 8 फंक्शंस हैं, हम लोग फर्स्ट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज estimation of capital requirement. It means estimation have to be made in an adequate manner which increases earning capacity of enterprise. जैसा इसमें लग रहा है ना, बात करी जा रही है रिक्वायरमेंट की। जब भी हम कोई चीज सोचते हैं, कोई आइडिया जनरेट करते हैं, तो उससे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि हमें इस चीज के लिए कहाँ के किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। जैसे हम अपने घर में कोई पार्टी अरेंज करना चाहते हैं तो हम पहले ये जानना चाहते हैं ना कि हमको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, कितनी जगह की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे लिए ये इस चीज का एस्टिमेट करना कि कितना चाहिए हमें,
तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि कैपिटल की हमें कितनी नीड है। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल की बात करी कि हमारी कंपनी फास्ट कार्ड बनाने जा रही है, जो मच्छरों के लिए बहुत ज्यादा, मतलब मच्छर मारने के लिए बहुत ज्यादा एक इफेक्टिव चीज है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग उसके लिए कैसा बजट बनाएंगे, हमें कितने प्रोडक्शन करना है, कितनी डिमांड है उसकी, कितनी सप्लाई करनी होगी। तो हम उसके लिए देख रहे हैं हमें कितनी कैपिटल की जरूरत होगी, क्योंकि अगर हमने ये बेटर तरीके से देख लिया और हमारी जो सप्लाई है वो डिमांड के अकॉर्डिंग मैच कर गई, तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा यूटिलाइजेशन हो जाता है और हमारी अर्निंग कैपेसिटी ग्रो करने लगती है। फिर आते हैं हम लोग सेकंड में। सेकंड पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कॉम्पोजिशन। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एक अच्छे कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजों को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमको रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए हमें 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि 1 लाख रुपए का पूरा लोन ले ले। वो ये चाहेगी कि 1 लाख रुपए में कुछ शेयर्स हो, कुछ डिबेंचर्स हो, कुछ हमारे इंटरनल सोर्सेस से हम कुछ पैसा इकट्ठा कर लें, और कुछ हमारे रिटेन अर्निंग का कुछ पार्ट सरप्लस वगैरह कुछ बचा हो। तो वो हमेशा चाहते हैं इस 1 लाख को हम कैटेगराइज कर लें, पूरा का पूरा हम अगर लोन ले लेंगे तो हमें बहुत नुकसानदायक रहेगा हमारे लिए वो, अगर फेल हो जाता है इन फ्यूचर। ठीक है, तो एक अच्छा कॉम्पोजिशन तैयार करना, जैसा इसमें लिखा हुआ है, once the estimation have been made, the capital structure have to be decided. This involves short term and long term debt equity analysis. ठीक है, तो ये वही बात कर रहे हैं कि हमारे पास शॉर्ट टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हम लोग मोस्टली अपनी खुद की ही जो सरप्लस रहता है या इंटरनल सोर्सेज होते हैं उनको ही हम शॉर्ट टर्म बोल लेते हैं, और लॉन्ग टर्म में आते हैं शेयर डिवेंचर्स, इनको लॉन्ग टर्म में लेते हैं। तो ये हो गया, पहला हो गया रिक्वायरमेंट, फिर उसका हो गया एक अच्छा कॉम्पोजिशन तैयार करना। क्लास वैसे हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, आपको बहुत लग रहा होगा ना कि ये कहाँ यूज है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर हम फ्यूचर में जाके अपने ही फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहते हैं, अपनी सैलरी को मैनेज करना चाहते हैं, या अगर हम चाहते हैं फ्यूचर में कुछ अपना करना चाहते हैं, अपना बिजनेस, अपनी कोई चीज करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत हेल्प करता है। मतलब अभी तो आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के साथ साथ इसकी बुक या कोई भी चीज जरूर रखना, क्योंकि फ्यूचर में ये आपको बहुत हेल्प करने करेगा ये वाला सब्जेक्ट। ठीक है, और भी सब्जेक्ट करते हैं लेकिन क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड है और हम लोग बोलते हैं ना टाइम इज मनी, तो फिर हम लोग आते हैं आगे। थर्ड पॉइंट है एस्टिमेटिंग कैश फ्लो। किसी भी कंपनी में कैश का फ्लो रेगुलर बना रहना और एडिक्वेट बना रहना, यानी जितना जरूरी हो उतना, तो ये बहुत ज्यादा नीडेड होता है, बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास कैश आता जाता है वैसे वैसे हमारे हमारे पास जो करंट लाइबिलिटीज होती है हम उसको पेड अप करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है, बोला जा रहा है कैश फ्लो रिफर्स टू द कैश कम्स इन मोस्टली फ्रॉम सेल्स, कैश गोज आउट फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे इन्होंने बोला, मेजर बात करी है कि कैश रिसीव होता है ज्यादातर सेलिंग से, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो हमारा, या कोई भी आइडिया हम सेल कर रहे हो, या कोई सर्विस सेल कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। और ज्यादातर जो हम अपना कैश हमारा इन्वॉल्व होता है बिजनेस एक्सपेंसेस में, यानी परचेजिंग, सैलरी देना लोगों को, ये जितनी भी हमारी बिजनेस एक्टिविटी है इसमें ही खर्च होता है हमारा। तो ये जो कैश फ्लो है ना ये बना रहना चाहिए, यानी सेल हो रही है, कैश आ रहा है, फिर आप पेमेंट्स कर रहे हो, ये फ्लो बना रहना चाहिए। फिर हम लोग फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट हमें हमारा बताता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करता है। बार बार आप देख रहे होंगे कि हर जगह इन्वेस्टमेंट आपको देख रहे होंगे कि आया जरूर है, क्योंकि हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन ये कोशिश करती है कि वो 1 रुपए भी अगर इन्वेस्ट कर रही है तो वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जहां उसको आगे कुछ एड ऑन होकर ही मिले। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं ना कि अभी हम जो चीज खरीद रहे हैं फ्यूचर में हमें वो चीज, अभी हम 100 की खरीदेंगे, फ्यूचर में हमें वही चीज के लिए 110 50 पे करने पड़ते हैं। ठीक, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे बात करी जा रही है
द बिजनेस गेट्स कैश मेनली फ्रॉम सेल्स, ये एक बेसिक आइडिया था. इट ऑल्सो गेट्स कैश फ्रॉम अदर सोर्सेज, और सोर्सेज से भी हमें कैश मिलता है, नो डाउट. द फाइनेंस मैनेजर मस्ट इन्वेस्ट कैश प्रॉपरली. लॉन्ग टर्म कैश मस्ट बी यूज्ड फॉर परचेजिंग फिक्स्ड एसेट्स. शॉर्ट टर्म कैश मस्ट बी यूज्ड एज अ वर्किंग कैपिटल. ये जो लास्ट की 2 लाइन्स में लिखा हुआ है ना, इससे आप पूरा जिस्ट समझ सकते हो. पहला लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म कैश मस्ट बी यूज्ड फॉर परचेजिंग फिक्स एसेट्स. जब भी हम शेयर डिबेंचर्स और ये इशू करते हैं, तो हमेशा हम उनसे जो भी हमारे पास फंड्स रेज होते हैं, उनका इस्तेमाल हमेशा हम एसेट्स बनाने में करते हैं. जैसे हमने बिल्डिंग खड़ी कर ली है, ठीक है, या हमने बहुत जो होता है ना मशीनें परचेज कर ली है, एक सेटअप अपना बना लिया है, तो उसके लिए हमेशा हम लॉन्ग टर्म जो हमारे कैश होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं. शॉर्ट टर्म को हम अपने वर्किंग कैपिटल का पार्ट बनाते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, और जो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं और जो रूटीन वर्क्स हैं उन्हीं में यूज करते हैं. ओके, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे. अब हम लोग बात करते हैं एलोकेशन ऑफ सरप्लस. यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमें हमारे पास सरप्लस आ गया है, यानी हमने मान लीजिए सेलिंग करी, सेलिंग करने के बाद हमारे जितने भी एक्सपेंसेस थे और जो भी चीजें थी हमने सब पेड कर ली, उसके बाद भी हमारे पास कुछ पैसा बचा, ठीक है. तो उस बचे हुए पैसे को हम कैसे एलोकेट करें, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है. सरप्लस मीन्स प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी. व्हेन द कंपनी हैज अ सरप्लस इट हैज 3 ऑप्शंस. ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी सरप्लस का क्या करेंगे. इट कैन बी पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स. जैसा हम सब जानते हैं ना कि सबसे पहले अगर हमारे पास सारा कुछ पे करने के बाद कभी भी जो भी बचता है, तो हम अब सबसे पहले अपना जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे शेयर होल्डर्स और ज्यादा इंटरेस्टेड हों, और वो और ज्यादा हमारी कंपनी के ही शेयर्स खरीदें, परचेज करें, हमारी कंपनी में ही इन्वेस्ट करें. तो हम सबसे पहले उन्हें डिविडेंड देते हैं क्योंकि वो उनका राइट है. फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा क्वेश्चन है, इट कैन सेव द सरप्लस, दैट इज इट कैन हैव रिटेन्ड अर्निंग. यानी जो हमारा सरप्लस है हम उसे कहाँ सेव कर सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग, यानी रोक के रख सकते हैं अपनी अर्निंग्स को. किस लिए, फ्यूचर में अगर हम कुछ और बड़ा करना चाहते हैं या फ्यूचर के लिए हम सेव करके रखते हैं. थर्ड क्वेश्चन बोल रहे हैं इट कैन गिव बोनस टू द एम्प्लॉइज. अच्छा, जितना ये फर्स्ट वाला है ना, डिविडेंड शेयरहोल्डर्स के लिए जरूरी होता है, उतना ही एम्प्लॉइज के लिए बोनस भी जरूरी होता है. जैसे अपने इंडिया में कल्चर है ना, दिवाली का बोनस. भाई दिवाली पे अगर बोनस कंपनी ने नहीं दिया, यार कंपनी नहीं अच्छी है ना, हमारी कंपनी ने तो कोई बोनस ही नहीं दिया. ठीक, तो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन होती है एम्प्लॉइज की बोनस की. ठीक, तो हमारे यहाँ जो कल्चर है उसका भी पार्ट है, तो ये हमें करना ही पड़ता है अपने एम्प्लॉइज के लिए, चाहे हम उसको मतलब वो बोनस हमें देना है, चाहे हम उसको मेडिकल फैसिलिटी में दे दें, या हम किसी गिफ्ट में दे दें, या हम उनको एक ट्रिप करा दें, फैमिली ट्रिप करा दें, कुछ भी. ठीक है, तो जैसे शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट कमाने के लिए डिविडेंड जरूरी होता है, वैसे एम्प्लॉइज का ट्रस्ट अर्न करने के लिए बोनस जरूरी होता है. और हमारे सरप्लस को एलोकेट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका भी है. फिर हम लोग बात करते हैं 6 पॉइंट की. यहाँ पर बात हम लोग कर रहे हैं डिसाइडिंग एडिशनल फाइनेंस. अब हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं जो हमारे पास एडिशनल फाइनेंसेस है उनको हम कहाँ कहाँ एलोकेट करेंगे. तो यहाँ पर बात करी जा रही है जो एडिशनल फाइनेंस है क्या होता है. बेसिकली हम जैसे हम लोग एक एग्जांपल में बात करते हैं. मान लीजिए जैसे बैंक पहले काम करते थे, आपने देखा होगा ना, पहले बैंक काम करते थे तो बहुत कम सिस्टम्स थे, ठीक है, और बड़े बड़े वह हैवी वाले कंप्यूटर्स थे. फिर क्या हुआ, एक जब से टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आया, सबके पास कंप्यूटर्स हो गए और सब चीजें हो गई, तो पूरी की पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में इसको एक कंपलसरी टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट या मॉडर्नाइजेशन के जरिए इसको अटैच कर दिया गया, और सारे के सारे एम्प्लॉयज को ट्रेन किया गया कि आपको कंप्यूटर पे ही काम करना है अब. तो इसके लिए भाई फंड चाहिए होगा, बहुत ज्यादा फंड चाहिए होगा, तो इसके लिए पूरी तैयारी करी गई, फंड रेज किए गए. तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है कि हम अपना फंड को कहाँ एडिशनल फंड को यूज कर रहे हैं. या मान लीजिए जैसे टाटा वाले हैं, टाटा ने पहले अपनी बेसिक
अलग एक कंपनी स्टार्ट करी, फिर अब हम देख रहे हैं कि टाटा का आई प्लस करके आ रहा है जो फ्रेम्स बनाते हैं, आई ग्लासेस बनाते हैं। फिर हम देख रहे हैं तनिष्क गोल्ड में भी टाटा है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ना वो हर एक इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो वो मॉडर्नाइज कर रहे हैं अपने आप को और एक्सपैंड करते जा रहे हैं अपने आप को। तो इसके लिए हमें एडिशनल फाइनेंसेस की जरूरत होती है। इसमें भी कुछ चीजें हैं, जैसे लिखा हुआ है व्हेन द एडिशनल फाइनेंस विल बी नीडेड, कब हम ऐसा कर पाएंगे और हमें उसके लिए कितना फाइनेंस चाहिए, हमें पहले से उसकी तैयारी करनी होती है। सेकेंड है फॉर हाउ लॉन्ग विल दिस फाइनेंस बी नीडेड। जब हम कोई नई इंडस्ट्री नया कुछ स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हमें इनिशियल लेवल पे बहुत सारा अमाउंट की जरूरत होती है, तो हम एकदम से तो ये नहीं कह सकते कि इतने में काम चल जाएगा, तो हमें कितने ड्यूरेशन के लिए इतना अमाउंट चाहिए, ब्लॉक रहेगा हमारा। फॉर फ्रॉम विच सोर्स टू कलेक्ट दिस फाइनेंस, हम इस फाइनेंस को किस सोर्स से कलेक्ट करेंगे। जैसे हम लोगों ने डिस्कसिंग अभी किया डिस्कशन कि सारा का सारा हम लोग लोन से नहीं ले सकते, या सारा का सारा हम लोग शेयर होल्डर से नहीं ले सकते, तो हमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए। हाउ टू रिपे दिस फाइनेंस, ये बहुत जरूरी है कि हम जितना हम सोच तो रहे हैं कि हम 1 लाख की जरूरत है, नहीं यार ऐसा करो 1.5 लाख ले लो, आगे पीछे जरूरत पड़ सकती है, ऐसा नहीं होता है। जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं तो हम इतना अच्छी तरीके सोचते हैं कि हमें जितना चाहिए उससे कम ही हम लोग लोन लें, क्योंकि उसको हमें रीपे भी करना है, तो ज्यादा की जरूरत नहीं, जितना चाहिए उतना लीजिए। ठीक है, इशू करना होता है फाइनेंस मैनेजर को। फिर हम लोग आते हैं, लास्ट है, लास्ट स्लाइड है, इसमें 7th पॉइंट है नेगोशिएटिंग फॉर एडिशनल फाइनेंसेस। ये ब्रांच मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है ना नेगोशिएशन, इससे हम हमेशा हमें कंफ्यूजन होता है, हम लोग सोचते हैं कि ये इसका मतलब है बार्गेनिंग। जैसे मम्मी लोग करती है ना, भैया कितने का है, 10 रुपए का है, अच्छा 10 रुपए का नहीं 8 में दे दो, नहीं 9 में दे दो, तो ये जो बार्गेनिंग है, हम लोग सोचते हैं कि नेगोशिएशन सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिलेटेड ही टर्म्स के लिए हम लोग नेगोशिएट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप लोग कई लोग अगर अच्छा इंटरव्यूज देते हैं तो वो लोग बोलते हैं ना कि हमारे इंटरव्यू में भी नेगोशिएशन स्किल चल रही होती है, तो हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे और टर्म्स पे भी नेगोशिएशन होता है, जैसे अपने, जैसे वो लोग बात करते हैं कि अपने पोजीशन के लिए, अपने एरिया ऑफ पोजीशन के लिए, कि कहाँ पर वो अपनी प्रोफाइल चाहते हैं ना, इनके इन चीजों के लिए भी नेगोशिएशन होता है। तो यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर अलग अलग टाइप्स के लोन के लिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, उसके लिए बैंक्स को परस्यू करता है, कन्विंस करता है कि हाँ हमारी कंपनी बहुत बेटर परफॉर्म कर रही है और आप ट्रस्ट के साथ हमें लोन दे सकते हैं, हम उसे फ्यूचर में अच्छी तरीके रीपे कर देंगे। इसके लिए वो अपने एसेट्स को शो करता है, उनके पेपर्स दिखाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट है चेकिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ही हमें बताता है कि हमारी कंपनी साउंड है या अनसाउंड है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है किसी भी कंपनी के लिए, उसकी बैलेंस शीट में एसेट साइड्स कितनी बेटर तरीके से परफॉर्म कर रही है, उसके पास करंट एसेट्स कितनी है, उसके पास फिक्स कितनी है, या लास्ट ईयर कितनी थी और अब कितनी कर ली है। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो अपग्रेड हुई है पहले से या नहीं हुई है, या उसका फ्लो कैसा है, फ्लक्चुएटिव है तो भी वो ट्रस्टवर्दी नहीं रहता है। ठीक, तो ये लास्ट में हमारा जो भी फंक्शनिंग है, फाइनेंस मैनेजर इसको बहुत ध्यान रखता है, ये लास्ट की जो दोनों चीजें हैं इन पे अच्छी तरह काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्लास। आपको अगर इनमें से कोई भी किसी में डाउट्स हो या कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं क्लास। रूटीन फंक्शंस में अगर कोई चीज क्लियर ना हुई हो, या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में कुछ भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन क्लास, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपना माइक एंड यू कैन आस्क। और क्लास लेफ्ट करने से पहले आप चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिए। ठीक है,
जिन लोगों ने भी अपना नाम मेंशन नहीं किया है वो अपना नाम अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। किसी को और कुछ पूछना है क्लास? नो मैम। ओके, तो हम लोग अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू वेलकम। क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू क्लास। वेलकम बेटा। बाय मैम। बाय बेटा।